जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस समय पर जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स ज़बरदस्त लेवल पर चल रही है, हालात ये हैं कि चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग देखें तो जियो पॉलिटिक्स ही नज़र आ रही है और दुनिया स्टेप बाय स्टेप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं इसके ऊपर लगातार कुछ न कुछ डिस्कशंस करता जा रहा हूँ और आज भी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस, हालांकि ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैनल या इसको सूट नहीं करता, लेकिन जो थंबनेल आपने देखा, हो सकता है एक माइंडसेट के साथ आए हो कि देखे तो सही कितने डॉलर बताता है। तो असलियत में दोस्तों देखिए, एक चीज़ है कि जब किसी भी देश का एक प्रधानमंत्री इस तरीके के बयान देने लग जाए तो उसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पीछे सिचुएशंस हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर एक प्रधानमंत्री पॉलिटिकल माइलेज के लिए सही, लेकिन इस तरीके का बयान देता है कि इन पाकिस्तानियों का बस चले तो अमेरिकन डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को बेच दें, ये एक इस तरीके का कुछ बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिया और उसका खामियाजा कहो या पूरी के पूरा सिचुएशन कहो, वो मतलब खामियाजा कहो या एक रिपरकेशन कहो, रिएक्शन आम पाकिस्तानी को झेलना पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है, जिस तरीके से मैंने थंबनेल बनाया या ये थंबनेल आपने देखा कि पाकिस्तानी अपनी माँ को कितने डॉलर में बेचते हैं, तो सवाल को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ माँ वो शब्द नहीं है जो हम अपनी मदर को सोच रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, यहाँ ये पर्यायवाची है, साइनोनिम है। साइनोनिम एक तो माँ वो जो जननी है और जिसने हमें जन्म दिया, हु गेव अस बर्थ। दूसरा वो माँ है जिसे हम मदरलैंड की बात कर रहे हैं। और तीसरा, यहाँ पर माँ का मतलब आपका ईमान है। असलियत में यहाँ जो बात हो रही है वो इसी तरीके की कुछ हो रही है। तो सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी डॉलर के लालच में, अमेरिकन डॉलर के लालच में अपने देश को, मदरलैंड यानी अपनी कंट्री और अपने जो वर्च्यूज़ हैं उनको बेच देते हैं? तो इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ और ये पूरा प्रॉपरली डिस्कस होगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल को सब पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। दूसरा, अगर आप लोग IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए NCERT के बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके लिए हमने एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट की हैं जो हमारे स्टडी टेबल चैनल के ऊपर चल रही हैं NCERT की। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT चल रही है। इसी के साथ अगर आप कोर्स ज्वाइन करके इसी जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपीज़ पर मंथ से इस UPSC की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स चालू होने जा रहा है। जो इस बार PT देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सब के लिए इकोनॉमी का एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। प्रियरंजन सर इसमें पढ़ाएंगे और फीस हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी 1100 रुपये रखी है। अगर आप जल्दी 2 अप्रैल से बैच लॉन्च होगा, जितनी जल्दी हो सके इसमें एनरोल करवाएं, जल्दी से जल्दी एनरोल करवाएं ताकि आप पीछे ना रह जाएं। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कि असलियत में ईमान की बात अगर की जा रही है तो सवाल समझिए। देखिए, माँ या ईमान को बेचना, माँ को बेचना या दूसरे शब्दों में कहें तो ईमान को बेचना की अगर बात की जा रही है तो एक इंडिविजुअल पर्सन की बात की जाए, एक व्यक्ति की बात की जाए कि भाई ये जो व्यक्ति है ये किस तरीके से मामले में है। इंडिविजुअल पर्सन का मामला ये है, एक व्यक्ति का मतलब ये है कि एक आदमी इतना ज़्यादा स्वार्थी है कि उसे बस पैसा दिखना चाहिए, वो इतना ज़्यादा सेल्फिश है कि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखना चाहिए। वो किसी को भी खरीद सकता है, बेच सकता है, किसी का भी
साथ छोड़ सकता है या किसी का भी साथ दे सकता है। असलियत में माँ को बेच देने का मतलब है गिरा हुआ इंसान। हम बिल्कुल सीधे शब्दों में कहते हैं गिरा हुआ इंसान। लेकिन सवाल इससे अगला है, सवाल इससे अगला है, जब इसी तरीके के शब्द किसी भी सोसाइटी यानी समाज या किसी भी कंट्री यानी देश के लिए इस्तेमाल होने लग जाएं, तो वहाँ पर असलियत में सवालिया निशान लग जाता है कि ये लोग तो इतने गंदे होते हैं कि अपनी माँ तक को बेच देते हैं। इसका मतलब वहाँ पर मॉरलिटी की या वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, या उनके वैल्यूज़ इस तरीके से हैं कि पैसा ही माई बाप होता है, और पैसा ही माई बाप होता है तो इसका मतलब ये कि वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी सिस्टम को, किसी भी इमोशन को नहीं मानते, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। जब ये आरोप किसी सोसाइटी पे लगते हैं या एक आरोप किसी कंट्री पे लगते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उस सोसाइटी या उस कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब उस कंट्री के लोग या उस सोसाइटी के लोग कहीं भी जाएंगे तो उनको लोग हमेशा शक की नज़र से देखेंगे, और हो सकता है उनको वो कॉपरेशन ना मिले जो नॉर्मली किसी को भी होना चाहिए। अब आप सोच कर देखिए, किसी को वो कॉपरेशन ना मिले जो उसे मिलना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है उसकी एक इमेज इस तरीके से बन चुकी है कि वो सेल्फिश हैं या कल्प्रिट है, सेल्फिश हैं या जैसे भी हैं। ऐसी सिचुएशन में उस आम आदमी को जो जेन्युइनली ईमानदार भी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और जब उसी देश का प्रधानमंत्री, खासकर जैसे इमरान खान, ये स्टेज पर पब्लिक डील मीटिंग के अंदर बोलना शुरू कर दे, तो असलियत में गिरा हुआ ये खुद भी है, जो अपने हारने की फ्रस्ट्रेशन के चक्कर के अंदर पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, और रही सही कसर और ज़्यादा सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है अगेंस्ट दैट सोसाइटी। जैसे बीइंग एन इंडियन, एक इंडियन होने के नाते जब मैंने वो मेरे स्टेटमेंट सुना, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार को मुझे भी हंसी आई, मेरे तो परिवार वाले तो हंसी रहे थे कि क्या पागल इंसान को पाकिस्तानियों ने गद्दी पर बिठा रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रधानमंत्री की भी मॉरल वैल्यूज़ गिर चुकी हैं, जो सत्ता के लालच में इतना पागल हो चुका है कि उसने अपने एथिक्स मॉरल वैल्यूज़ को गिरा दिया है, और खुद उनको अपनी वैल्यूज़ में भी इस तरीके से गिर चुका है। तो जब कोई प्रधानमंत्री अपने ही देश को इस तरीके से उल्टा सीधा बोले तो मजाक का पात्र बनता है। लेकिन अब इस मामले में सच्चाई ढूंढ कर रखते हैं कि क्या पाकिस्तानियों का जो आम पाकिस्तानी है वो इतना गिरा हुआ इंसान है कि वो पैसे या स्वार्थ के लिए देश को बेच दे या कुछ भी। तो इसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं कि जब भी एक सोसाइटी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं, तो असलियत में सोसाइटी नॉर्मली दो पार्ट्स में, दुनिया की कोई भी सोसाइटी नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। खासकर पाकिस्तान की जो सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, वो असलियत में पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो वो है जो हम कॉमन मासेस की बात करते हैं, यानी आम आदमी जो है, समझे, और दूसरी तरफ वो सोसाइटी है जो एलीट क्लास है, जो एलीट क्लास है। असलियत में यहाँ पर ये दोनों के दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अलग हैं। हालांकि बीच में हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास पाकिस्तान में बहुत ही छोटा या यूं कहें माइक्रोस्कोपिक है। ये पूरी पॉपुलेशन का 1% से भी कम होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1% होगा, चलो 2 से 5% लगा लो। बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान में इस मिडिल क्लास की नहीं है। तो अब सवाल आता है कि पाकिस्तान का ये जो एलीट क्लास है, और इसी एलीट क्लास में जो पॉलिटिकल क्लास है, और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल क्लास के साथ साथ यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो क्या नाम है ब्यूरोक्रेसी है, या फिर यहाँ पर जो बिजनेस क्लास है, या फिर यहाँ जो एक एलीट क्लास में आर्मी है, ये सारे के साथ
लेवल आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये कौन है। इसकी जब आप जड़ें खोदना शुरू करोगे तो आपको इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से नजर आएगी, और इंडिपेंडेंस से भी पीछे की तरफ जाओगे तो 1906 के अंदर आपको इसकी रूट्स नजर आएंगी। अगर बात करते हैं 1906 में, तो 1885 में जब कांग्रेस बनी थी, तो असलियत में 1885 में जो कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर्स थे, या तो वो लॉयर थे, या डॉक्टर थे, या इंजीनियर भी थे, या फिर साइंटिस्ट थे, या फिर टीचर थे, सोशल वर्कर थे, उसके बाद अखबार में पत्रकार वगैरह से लेकर पढ़े लिखे, सारा कांग्रेस के अंदर जो भी उस टाइम पर मेंबर्स थे, वो सारे के सारे एजुकेटेड अवेकंड मिडिल क्लास था, अवेकंड अवेकंड क्लास था। और सबसे बड़ी बात ये कि उनमें से कोई भी जमींदार, ज़्यादातर लोग यहाँ पर जमींदार नहीं थे, या फिर वो फ्यूडल सिस्टम से जुड़े हुए नहीं थे, वो किसी भी तरीके से सामंत वर्ग से जुड़े हुए नहीं थे। वहीं इस कांग्रेस को काउंटर करने के लिए जो मुस्लिम लीग बनाई गई, असलियत में इस मुस्लिम लीग को अगर आप उठाकर देखोगे तो सारे के सारे यहाँ पर एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स का मतलब ये है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे, एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स का मतलब सारे के सारे नवाब और ज़मींदार मिलेंगे। इससे अंदाज़ा लगाकर देखिए कि यहाँ पर नवाब और ज़मींदार मिलेंगे। यहाँ अगर आप अंदाज़ा लगाकर देखेंगे तो एक जिन्ना को छोड़ दिया जाए, जो हालांकि एक एलीट क्लास, यानी ये भी शायद दीवान फैमिली से बिलोंग करते थे कराची की, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं एजुकेटेड थे। लेकिन इनके अलावा दूसरे जितने भी एलीट क्लास था, पढ़ा लिखा था, या दूसरे जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर्स थे या लोग थे, वो एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं थे। अब अगर मुस्लिम लीग के लोग एजुकेटेड नहीं थे, या यूं कहें वो नवाब या एलीट क्लास से बिलोंग करते थे और फ्यूडल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। वो फ्यूडल सोसाइटी को जब रिप्रेजेंट करते थे, तो जैसे ही, अब सोचकर देखिए, इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी और अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान बनाकर इनको जिन्ना वगैरह को दे दिया। यहाँ सोचकर देखिए, नेहरू जब प्रधानमंत्री बनते हैं, आप जितना भी बुरा भला कहिए जवाहरलाल नेहरू को, उन्होंने आते ही लैंड रिफॉर्म्स शुरू किए, आधे अधूरे सही, लेकिन काफ़ी हद तक लैंड रिफॉर्म्स हुए। और जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तो सोशलिज्म के नाम पर असलियत में लोगों से उन्होंने वोट मांगे, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर उन्होंने खूब मेहनत करी। इससे क्या हुआ, सोसाइटी में और कुछ हुआ या नहीं हुआ, जो डिप्रेस्ड क्लास थी ना दोस्तों, उस डिप्रेस्ड क्लास थी, यानी दबा कुचला वर्ग था, उसको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने का मौका मिला। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे दादाजी जो हैं, गांव में एक हेडमास्टर थे। सिर्फ इतनी ज़मीन थी कि पेट भर रोटी खाई जा सके पूरे साल, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। शायद 1.5 या 2 किले खेत थे, या एकड़ थी, 2 एकड़ ज़मीन थी। बाद में बना दी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बहुत गरीबी के अंदर हालात में थे, क्योंकि मतलब एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। अब आज के दिन उसी सोशलिज्म की अप्रोच के चलते हमारे पूरे खानदान को, फैमिली को, सबको एक सिस्टम के अंदर आने का मौका मिला, और आज के दिन कहीं ना कहीं अच्छी फैमिलीज से हम अच्छे लेवल पर पहुंचने की हम उम्मीद कर पा रहे हैं, और बहुत सारे पहुंचे भी हैं। ये चीज़ें अगर पाकिस्तान में देखें तो इंडिया में सत्ता जो है वो एजुकेटेड और अवेकंड एलीट क्लास के पास पहुंची, मिडिल क्लास के पास पहुंची, जिनको फ्यूडल सिस्टम, जो पुराना फ्यूडल सिस्टम था, उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वहीं अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर पुराने जितने भी जमींदार थे और जितने भी नवाब थे, उन सब ने भाई
वो सारे इंतजार करने लगे कि कब जिन्ना मरे। जिन्ना मरते ही उन सब ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सोचकर देखिए, इस्कंदर मिर्जा का जो रूट है, जो सबसे पहला उसका राष्ट्रपति था, उसका जो रूट है, और जिसने ये क्या नाम है राष्ट्रपति शासन पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो इमरजेंसी थी या कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिक्टेटरशिप थी वो पाकिस्तान में लगाई, वो कहीं ना कहीं 1757 वाले मीर जाफर का ही रिलेटिव या उसी का वंशज काउंट किया गया, उसी का वंशज था। यानी सारे के सारे जो जमींदार और नवाब थे, इन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान के फॉर्म में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान मिल गए। अब आप सोच कर देखिए, ये लोग क्या लैंड रिफॉर्म्स करेंगे? तो आंसर है, ये लोग लैंड रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, या शॉर्ट में देखिए, इन्होंने किसी तरीके के कोई लैंड रिफॉर्म्स नहीं किए, किसी भी तरीके के कोई भी सोशल रिफॉर्म्स नहीं हुए। हमारे देश में जिस तरीके से सोशल रिफॉर्म्स के नाम पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने रहती थी, कभी केशवानंद भारती केस आ रहा है, कभी गोलकनाथ के सज्जन कुमार केस आ रहा है, कभी गोलकनाथ केस आ रहा है, कभी केशवानंद भारती केस आ रहा है, कभी मेनका गांधी केस आ रहा है, कभी कोई सा केस, कभी कोई सा केस, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस हो रही थी। पाकिस्तान में ऐसा था ही नहीं कुछ भी। पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका जिंदाबाद, अमेरिका से पैसा आ गया, वहाँ से वीआईपी वाली फीलिंग आ गई, काम खत्म। अमेरिका इन चीज़ों को जानता था, वो इनको वीआईपी वाली फीलिंग दिलाता था। नतीजा उसका ये कि ना तो सोशल रिफॉर्म्स हुए, ना लैंड रिफॉर्म्स हुए, ना ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। अब नतीजा ये रहा कि जो लोअर क्लास है वो आज भी लोअर क्लास है। जो ये एलीट क्लास या मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास जो पुराना छोटा इन दरबारी और नवाबों के दरबारियों या दरबारियों के जो मुंशी हुआ करते थे, उन्हीं के बच्चे पढ़ लिख के छोटा सा एक मिडिल क्लास बना रहे हैं। लेकिन जमींदारों और नवाबों के जो बच्चे थे, आज भी वो वैसे ही शानो शौकत के साथ रहते हैं। आज भी उनके पास हजारों एकड़ जमीनें हैं, वही पॉलिटिकल सिस्टम में है, वही सब जगह पर है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, आसिफ अली जरदारी एक बहुत सिंध का बहुत बड़ा जमींदार है, बिलावल भुट्टो सिंध का एक बहुत बड़ा जमींदार है, और पाकिस्तान का दूसरा सबसे रईस आदमी है। बिजनेसमैन भी है, रईस आदमी भी है। इसी तरीके से नवाज शरीफ पंजाब का बहुत बड़ा जमींदार है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जितने भी एलीट क्लास, जितने भी हायर रैंक ऑफिसर्स देखेंगे आर्मी के अंदर, सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। असलियत में सत्ता का संघर्ष इन्हीं के बीच में है, और कॉमन मासेस को इनसे कोई लेना देना नहीं है। और इस एलीट क्लास ये जो एलीट क्लास होती है, ये जो उच्च वर्ग होता है, इसका एक नेचर होता है। ये एलीट क्लास कभी भी नेशनलिज्म वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं होती, जब तक कि वो ग्राउंड लेवल से ना उठ के आई हो, उसने वो वाली मजबूरी ना देखी हो जो कि लोगों ने संघर्ष करके किसी भी देश को बनाया होता है। कांग्रेस ने देखी। कांग्रेस और हिंदुस्तान के लोगों को अगर आप मोटे तौर पर उठाकर देखेंगे, तो हिंदुस्तान के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में जान गंवाई, कोड़े खाए, हर चीज़ करी, संघर्ष किया, आंदोलन किया। पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान तो बस अपना हिस्सा बंटवाने के लिए तैयार बैठा हुआ था, और वो भी अंग्रेजों के कहने पर। तो उन्होंने वो कीमत नहीं दी। नतीजा क्या कि उनके पास उस एलीट क्लास के अंदर नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। यही कारण था कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो भी पैसा आया, बाय हुक और बाय क्रुक, फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करके अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एसेट्स डेवलप किए। जितने ज़्यादा एसेट डेवलप होते रहे, जो भी रिटायर होगा फॉरेन कंट्री जाके बस जाएगा, जो भी रिटायर होगा फॉरेन कंट्री जाकर बस जाएगा। कॉमन मासेस की तरफ किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया गया, किसी एजुकेशन से लेकर किसी भी तरीके से कुछ नहीं किया गया। नतीजा उसका ये कि ये जो आम आदमी था, इसको सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन दी गई। यानी इस्लामिक एजुकेशन देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पार्ट में जोड़े रखना, और अपने बच्चों को अभी भी पढ़ाना कि भाई धरती तो चपटी है, गोल तो हो ही नहीं सकती, गोल कहने वाले पागल हैं। धरती जो है उसके चारों तरफ दुनिया घूम रही है, धरती सूरज के चारों तरफ नहीं घूम रही। इस तरीके की एजुकेशन आप मदरसा में दो, जिहादी बनने की ट्रेनिंग दो। नतीजा क्या, इन्हीं कॉमन मासेस में रिलीजन से मोटिवेट होकर कोई भी पर्सन अगर बाहर जाकर कुछ भी टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, तो वो पूरे पाकिस्तान के एक सिंबल के रूप में देखा जाने लगता है। हालांकि यहां पर इसको शिक्षा
इस्लामिक एजुकेशन दिया गया और इस्लाम को पूरी दुनिया में विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट किया गया। नतीजा उसका ये हुआ कि पूरी दुनिया जैसे इस्लाम की दुश्मन हो गई है, तो वो अब लड़ेगा, भिड़ेगा, सब कुछ करेगा। पूरी दुनिया इस्लाम की विक्टिम हो गई है, तो अब वो लड़ेगा, भिड़ेगा, कुछ भी करेगा। अब जब ये सिचुएशन होती है, तो रिलीजन और टेररिस्ट के नाम पर जो सिंबल बना दिया, यहाँ पर अब इसी कॉमन मैन को जब पकड़ के किसी भी कोर्ट ले जाया जाता है, तो सरकार को इस आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार का हर बाशिंदा जिसको जितना पैसा हाथ लग रहा है, वो वहाँ से छीन कर लेकर विदेश में जाकर बसने की तैयारी में है। आम आदमी मरता है तो मरे। इसका इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना से जो भी अप्रॉक्सीमेट 53 बिलियन डॉलर का जो लोन है, 53 बिलियन डॉलर का जो लोन है, वो सारे के सारे लोन को मैक्सिमम पार्ट को अगर आप देखें, जो इसका एक बड़ा हिस्सा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स खा गए और अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट किया। पिज़्ज़ा हट से लेकर वो क्या नाम है, KFC जैसों की जो फ्रेंचाइजी की चेन खोली और चुपचाप विदेशों में जाकर बस गए। वहाँ से जितना पैसा आ रहा है, बाकी तो बैंक बैलेंस, जो बैंक अकाउंट्स है वो भरे पड़े हैं। नतीजा उसका ये है कि गाली खा रहा है आम आदमी, एंजॉय कर रहा है ये एलीट क्लास। इमरान खान पुरानी वाली एलीट क्लास के ऊपर इसी तरीके का आरोप लगाकर ये कह रहा है कि ये सारे के सारे चोर हैं और इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रखी है। लेकिन सवालों के कटघरे में तो इमरान खान खुद भी है। सवालों के कटघरे में इमरान खान खुद भी इस तरीके से हैं। इमरान खान खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सारे चोर हैं, लेकिन खुद भी अगर पूछा जाए तो इमरान खान खुद कौन से शरीफ हैं? वो भी एक एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, और जो भी इनके पार्टी के जो मेंबर्स हैं और जो भी इनके मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे उतने ही करप्ट और उतने ही बदतमीज़ और उतने ही क्या नाम है, वैल्यूलेस सोसाइटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान में कौन अपनी माँ को बेच रहा है? तो असलियत में आम आदमी को तो पता ही नहीं हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, दिमाग है नहीं। असलियत में अगर वहाँ पर अपने ईमान को कोई बेच रहा है, तो वो पाकिस्तान का एलीट क्लास है। आम आदमी को तो वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, भड़काकर हमले करवाने और अपनी फौज तैयार करवाने में। इसके अलावा कुछ नहीं करता। और ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये इतना ज़्यादा घटिया है, जलील है, फ्यूडलिस्टिक मेंटेलिटी का है कि इसे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है कि दुनिया के अंदर अपने एसेट्स बना रहा है उन देशों में, खासकर जहां लाइफ बहुत अच्छी बीतती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद क्या नाम है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन जैसे देशों के अंदर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं से एंजॉय करते हैं लाइफ को। आम आदमी मर रहा है और गालियां खा रहा है कि ये इतना कंजर है, कि ये इतना गिरा हुआ है कि अपनी माँ को भी बेच खाए। ये आम आदमी ने नहीं, उस एलीट क्लास ने अपनी माँ को बेचा है, अपने देश को बेचा है, जिसका खामियाजा ये आम जनता भुगत रही है। आम जनता को इस तरीके की एजुकेशन दे दी गई कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि दुनिया क्या है। वो आज भी दुनिया को कहीं ना कहीं रिलीजन के आसपास और रिलीजन के अनुसार ही देख रही है, उससे बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रही। उनकी सोच को मार डाला है असलियत में उन लोगों ने, जिन लोगों ने इनकी सोच को मारा है, वही असलियत में अपने देश को बेच रहे हैं, अपनी माँ को बेच रहे हैं। तो आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है, वो आप मुझे ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।